राजनीतिक क्षेत्र में जिंदाबाद सुनने का आपका स्वभाव है, तो मुर्दाबाद सुनने का स्वभाव भी साथ साथ ही डेवलप करना होगा। सरकार कोई भी हो, यूथ का एक ही प्रॉब्लम रहता है, वो है एम्प्लॉयमेंट। ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं कि सभी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी मिले। सोच ही वैसी है कि सरकारी नौकरी है तो ही सिक्योरिटी है। आज हालात हिमाचल प्रदेश में सरकार के जिस प्रकार के बने हैं, समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही, तो इसलिए ये चिंता के विषय है। जब सर आप चीफ मिनिस्टर थे, एक बहुत बड़ी आपदा आई, कोविड। हिमाचल पहला राज्य बना जिसने कोविड वैक्सीनेशन की फर्स्ट सेकंड डोज सबसे पहले पूरी की। मैंने पहला चुनाव मात्र 35,000 रुपए से चुनाव लड़ा, जहां 98 में मैं पहली बार जीता। उसी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 टाइम जो है मैं विधायक बना। आपके आइडल कौन है? मैं मोदी जी को ऐसे मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी, बहुत मतलब भंडार है वो। कश्मीरी जो पंडितों को वहाँ वैली से निकाला, तो वो एक भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा। 5 साल बाद जब सरकार चेंज होती है, पॉलिसीज को चेंज कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे और दोनों ने बैठ करके फैसला लिया पहले ही। 1 साल से जितने भी संस्थान खोले हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद करने का ऐलान कर दिया। लोगों की भी तो गलती है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्रीबीज लेना। आखिरकार इसका भविष्य नहीं है, ना लोगों का भविष्य अच्छा होगा, ना प्रदेश का, ना देश का। इंडिया की पॉपुलेशन का इतना बड़ा पार्ट है यूथ, वो इतना दूर क्यों रहता है पॉलिटिक्स से? आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ठीक की उम्मीद करना, वो भी मुझे लगता है कि फिर गलत है। बर्फ यहाँ पे मार्च में पड़ रही है, जनवरी में बर्फ का नामो निशान नहीं है, इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम आ रही है जो क्लाइमेट चेंज में। जिस प्रकार के हैफजेड कंस्ट्रक्शन, अनप्लान्ड जो काम रहते हैं, उन सारी चीजों पर तो हमको अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सब्सटेंस अब्यूज। नशे के केस में जो लोग जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, उसमें हिमाचल के लोग कम हैं, पंजाब के लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, हरियाणा के लोग थे। बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं इसलिए ये कर रहे हैं, या फिर ये सब बहुत ज्यादा कर रहे हैं इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं? 5 परिवार के लोग एक जगह बैठे हैं, लेकिन पांचों जो है मोबाइल पर हैं और आपस में संवाद ही नहीं है। ये स्थिति अगर आई है तो हमारे संस्कार की कमी है। Everyone, welcome to TNT Show podcast. Today we have a very special guest with us, Shri Jairam Thakur, the former Chief Minister of Himachal Pradesh, who is currently serving as the leader of opposition in the current Legislative Assembly of the state. He is serving his 6th term as MLA in the Himachal Pradesh Legislative Assembly, winning continuously since 1998, and has served as a cabinet minister in the Bharatiya Janata Party government of Himachal Pradesh as the Minister of Rural Development and Panchayati Raj. So join us for this amazing conversation on leadership and governance, and do not forget to give your opinions in the comment section and subscribe to our channel for more such content. Thank you. नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका TNT शो पॉडकास्ट पे। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अलॉट, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एंड इससे पहले आई नो आपने बहुत इंटरव्यूज़ दिए होंगे, सो मैं चाहती हूँ ये जो पॉडकास्ट रहे ये बहुत कैंडिड रहे। मतलब हम चाहते हैं आप हमसे इस TNT शो पे अपनी दिल की बातें करें। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा था? देखिए, बचपन गांव का था और गांव का बचपन सभी तरह की कठिनाइयों, असुविधाओं के दौर में गुजरा है। लेकिन बचपन जिया है हमने। साधन कम होने के बावजूद, सुविधा कम होने के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद भी बहुत आनंद के साथ जिया है। परिवार हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा है और ख़ास तौर से मेरे परिवार में हम 5 भाई बहन हैं। और मुझे इतना ज़रूर है कि उस वक्त के दौर में परेशानियों के दौर थे, वो कठिनाइयों के दौर थे। ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की जो आर्थिक जो है वो व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। मेहनत मजदूरी से काम करके आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक आनंद की अनुभूति होती थी। एक सब लोग हम मिलकर के सारे परिस्थितियों के दौर में से निकले हैं। आदमी सीखता तब है जब साधन और सुविधा की कमी हो, संघर्ष हो, जीवन में कठिनाई हो, जीवन में उतार चढ़ाव हो,
और उन सारी चीज़ों में से पार निकलने के बाद जो है आदमी के पास पढ़ाई के अलावा बहुत सारा कुछ सीखा हुआ जो होता है वो काम आता है। और वही मेरे जीवन का एक हिस्सा है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी इस दौर में से गुजरते हुए बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़कर को वो काम ही आया है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर तो आप पढ़ाई में कैसे थे? मतलब क्योंकि अब आप इस पोजीशन पे हैं, आपका मैं कहूँगी ये करियर का ही बिल्कुल पीक पॉइंट भी आपने देख लिया है। तो आप पढ़ाई में कैसे थे? आपका बचपन से कुछ रुझान था कि आपने ऐसा सोच रखा था मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना है? पढ़ाई में मैं सामान्य था, हुँ, हुँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि पढ़ाई में बहुत दिल लगता था ऐसा भी नहीं था। पढ़ाई करते थे इसलिए करते थे क्योंकि पढ़ना है, हुँ, हुँ। कुछ सीखना है। बिल्कुल। और लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी ऐसा ठीक है नंबर अच्छे नहीं आए लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम कभी भी फेल नहीं हुए, ये बात है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल भी बहुत नज़दीक नहीं था। प्राइमरी स्कूल के लिए भी हमको 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था उतार चढ़ाव का। और जब फिर उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए हम थुना गए तो वहाँ पर वो भी बहुत चढ़ाई का रास्ता था, पैदल चलना होता था और कोई रास्ते उसके सिवा कोई व्यवस्था नहीं थी। हुँ, हुँ। और जब मैट्रिक करने के लिए, क्योंकि हमारे ज़माने में उस वक्त मैट्रिक होती थी, तो मैट्रिक करने के लिए यानी कि 10th की पढ़ाई करने के लिए मैं घर से जहाँ जाता था बक्सैट से हमारा जो स्कूल है, तो वो 9 किलोमीटर एक तरफ पड़ता था। 9 किलोमीटर आना, 9 किलोमीटर जाना, ये जो रोज़ाना का एक वो होता था। यानी कि 18 किलोमीटर रोज़ाना का सफ़र स्कूल आने-जाने का होता था। तो अपने आप में वो थकान भरा भी होता था और लेकिन उसके बावजूद भी हम खेलते-खेलते आनंद के साथ जाते थे, खेलते-खेलते आनंद के साथ आते थे। थकान होती थी लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दौर था। उस वक़्त हमारे जो है वो बसें बहुत कम चलती थी। सिर्फ़ एक बस मंडी से जंजैली चलती थी, एक बस जंजैली से मंडी चलती थी और उसके टाइमिंग्स ऐसे होते थे और बस में जगह नहीं मिलती थी हमको और जगह मिलती तो किराया नहीं होता था। इसलिए बस का आते-जाते हम छोड़ देते थे। सामने से जा रही है क्योंकि किराया नहीं है तो इसलिए नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो अ, बस में जगह नहीं होती तो इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा क्राउड होता था। छत पे जाना कई बार जाते भी हम राइट। पीछे से छत पे चढ़ते थे, ऊपर चढ़ते थे, वहाँ ऊपर हुँ, बैठ हुँ, कर के हुँ। ही जाते थे। ज़िंदगी में कई इस तरह के रिस्क भी दौर रहे। तो कुल मिलाकर के तो इस प्रकार से रहा लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम भी हमने पास किया, अच्छी तरह से पास किया और फर्स्ट डिवीज़न तो नहीं आई लेकिन सेकंड डिवीज़न मेरे थोड़े से नंबर से 10-12 नंबर से छूटी थी। ओके। लेकिन आगे बढ़े उसके बाद फिर आगे का दौर ऐसा था कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए मन था लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर की ओर से गुंजाइश नहीं थी। और जिसके कारण मैं लगभग 2 वर्ष तो घर में रहा मैट्रिक पढ़ाई करने के बाद। उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन ली क्योंकि हालात परिस्थिति इस तरह की थी नहीं। और कॉलेज में पढ़ा, इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने पीयूसी होती थी, प्री यूनिवर्सिटी क्लास होती थी उस वक़्त। तो वो हमने इवनिंग कॉलेज से की और उसके बाद फिर मैं डे कॉलेज में आया। तो डे कॉलेज में मेरी एडमिशन बीए 1 में हुई। बीए 1 के बाद फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो है मैंने मंडी डिग्री कॉलेज से की। तो इसके बाद सर ये पॉलिटिक्स में लाइक ये कोई हॉबी थी आपकी, आपको इंटरैक्ट करना अच्छा लगता था या कुछ आपने बचपन से कुछ सोच रखा था? पॉलिटिक्स कैसे हुआ? देखिए, मैं इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहता हूँ कि पॉलिटिक्स की न कभी सोची थी, कभी नहीं सोची कभी नहीं थी। सोची थी। पृष्ठभूमि भी परिवार की ऐसी नहीं थी, हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। कॉलेज में गया तो कॉलेज में सिर्फ़ इतना ज़रूर हुआ कि मैं कॉलेज में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद है, उसके संपर्क में ज़रूर आया। और संपर्क में आने के साथ-साथ में वहाँ सीखने को वैचारिक दृष्टि से मुझे जो है वो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे लगते थे नेता के रूप में। अच्छा। तो उनका मैं बहुत फ़ैन था बचपन से ही, छोटी आयु से ही। और ऐसी सूरत में हम आकर्षित हुए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एबीपी में काम किया
और एबीपी में काम करने के साथ साथ में एक घटना कॉलेज की ऐसी हुई कि जिसके कारण फिर आगे जरा मेरा राजनीतिक जो एक तरह की जिसकी कह सकता हूँ मैं शुरुआत हुई। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। कॉलेज में इलेक्शन था, उस इलेक्शन में मैं कैंडिडेट नहीं था, अच्छा। कैंडिडेट कोई और थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया और मैं कवरिंग कैंडिडेट था। और उसके बाद फिर मुझे उस चुनाव में कहा कि आप कवरिंग कैंडिडेट, आप चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ा और बिल्कुल नया था मैं उस वक्त, मेरी एडमिशन ही थोड़े दिन हुए थे उस वक्त कॉलेज में एडमिशन के। और उस एडमिशन के बाद फिर मैं वो इलेक्शन लड़ा, तो वो इलेक्शन में बड़ा दिलचस्प हुआ था, मुकाबला हुआ, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। और मुकाबले में हमको बराबर वोट पड़े। 4 पार्टियां थी, एसएफआई थी, एनएसवाई थी, एबीपी थी और उसके बाद एआईएसएफ थी। तो चारों कैंडिडेट में बाकी कैंडिडेट तो पीछे रह गए, मेरा और जो है वो एआईएसएफ का जो ये एनएसवाई का जो कैंडिडेट था उनका आपस में मुकाबला हुआ, वोट टाई हो गए, बराबर हो गए। और अल्टीमेटली डिस्प्यूट के कारण जो है फिर बड़ा हंगामा वगैरह हुआ, चुनाव थोड़ी देर के लिए रोक दिया, फिर बाद में उसमें घोषित किया। और मेरा वो पहला चुनाव था। और वहाँ से एक तरह की शुरुआत हुई। और शुरुआत के बाद फिर उसके बाद हम स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट हम करते रहे। वन एक्ट प्ले, यूथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़, डिबेट, डेक्लेमेशन, इसमें पार्टिसिपेशन होता था हमारा। और वही एक चीज़ एक डेवलप कर गई, कुछ करना है, अच्छा करना है। अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकते हैं और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस सारी चीज़ को लेकर के हम उस सारी फील्ड में काफ़ी एक्टिव रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और उसके बाद डिबेट में, डेक्लेमेशन में, वन एक्ट प्ले में। ये हमारी कॉलेज की एक्टिविटीज़ रही, जिसके कारण एक एक्सपोजर भी मिला, पहचान भी मिली कॉलेज कैंपस में। और अच्छे तरह से अपने आप में बहुत इम्प्रूव करने का उसमें स्कोप निकलता है। तो वो एक शुरुआत थी। और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने चंडीगढ़ ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी में। फिर उसी बीच में मुझे फिर जम्मू कश्मीर में जाना पड़ा। तो मैंने लगभग 4 साल तक जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री के नाते रहा वहाँ पर। तो वो एक वहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत ज़िंदगी के वो पड़ाव, एक ऐसा पड़ाव था जो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ जाऊँगा, ऐसे वहाँ पर हालात होंगे। उस वक्त जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली जो ये जिसको हम बोलते हैं कि ये उग्रवाद या अलगाववाद जो है वो सारा, ये बहुत क्लाइमेक्स पे था। बहुत रोज़ाना घटनाएं इतनी स्तर की घटित होती थी, इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, इतनी गोलियां चलती थी, सारी इस तरह की घटनाएं होती थी। तो उस वक्त काम करने का मौका मिला और मैंने उस अपनी आंखों से देखा जब कश्मीरी जो पंडितों को वहाँ वैली से निकाला, आपने वो वहाँ जो विटनेस करा। वो विटनेस किया, वो देखा हमने। और उनकी जो मदद कर सकते थे वो मदद की हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। जो एग्जोडस जिसको बोलते हैं, जो एग्जोडस हुआ था, जो कश्मीरी पंडितों को घर से रातों रात निकाल दिया था, तो वो एक भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा। और उस वक्त हम सारी चीज़ों को भूल गए कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, लेकिन मानवता के नाते हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, उस प्रकार से हमने बहुत इन्वॉल्व होकर के वर्किंग की। लेकिन तो तब भी थॉट प्रोसेस वो नहीं था कि इतने आगे जाना है फिर भी पॉलिटिक्स में। उसके बावजूद भी पॉलिटिक्स में ऐसा आने का था नहीं। मैंने कमिटमेंट की थी ऑर्गेनाइजेशन की अपने लीडर्स के साथ कि मैं 2 वर्ष के लिए जाऊंगा, लेकिन 4 वर्ष वहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर में काम करते रहा उस संगठन में। और उसके बाद फिर वापिस आए तो उसके बाद फिर राजनीतिक क्षेत्र में जाने का मेरे पार्टी के संगठन के लोगों ने फैसला किया। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र, चिचोट विधानसभा होती थी हमारी पहले, हाँ जी। उस विधानसभा क्षेत्र में ये रहता था कि जो भी चुनाव लड़ता था, चुनाव हमारी पार्टी से, बीजेपी से चुनाव लड़ता था, तो जमानत हमेशा जब्त होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात थी। तो मुझे पार्टी के नेतृत्व ने कहा, शांता कुमार जी और धूमल जी ने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 93 के चुनाव से पहले जो है, विधानसभा का चुनाव जब हुआ उससे पहले हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार जी मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन सरकार भंग कर दी, 4 सरकार तोड़ दी थी राम मंदिर के चलते। तो उस सारी बात को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव आएगा, चुनाव में आपको उतारेंगे, लेकिन आपकी भी जमानत जब्त होगी, ऐसा मुझे कह भी दिया।
लेकिन चुनाव लड़ना है आपको, हम संगठन खड़ा करना चाहते हैं। तो थोड़े समय में मुझे आकर के काम करने का मौका मिला। उसमें भी बड़ा संघर्ष रहा। संगठन में जो लोग थे उनको थोड़ी अनुकूलता नहीं रही उनकी सारी बातों को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा। और उस वक्त मंडी जिला में सुखराम जी का नारा बहुत जोर से लगा था मुख्यमंत्री के लिए, और मंडी की 10 की 10 सीटें हम हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती थी हिमाचल प्रदेश में। तो मैं सबसे कम अंतर से हारा, जमानत पे बची, अच्छा मुकाबला हुआ। और उस मुकाबले के बाद फिर लोगों में एक भरोसा और विश्वास हुआ कि उसके बाद लगा कि जीत सकते हैं, ये लड़का जीत सकता है। तो उसके साथ फिर हमारा साथ बढ़ा, नौजवानों को जोड़ा और पार्टी में और साथियों को भी जोड़ा, जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। 1998 में फिर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार उस विधानसभा क्षेत्र से जीत हुई। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां 98 में मैं पहली बार जीता, उसके बाद मैं उसी विधानसभा क्षेत्र से, नाम बदल गया, भले ही चिचोट का नाम सराज हो गया डिलिमिटेशन के बाद, लेकिन लगातार छठी बार 6 टाइम जो है मैं विधायक बना। और अभी इसी महीने की, अब कुछ दिन पहले 2 मार्च को मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बिना रुकावट के, बिना बाधा के 27 वर्ष का कार्यकाल विधायक के नाते पूरा हुआ। तो मैं संगठन में छोटी जिम्मेवारी से लेकर के मंडल का अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, यूथ का स्टेट का प्रेसिडेंट, स्टेट का पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद स्टेट का पार्टी का प्रेसिडेंट, और स्टेट के प्रेसिडेंट के बाद मंत्री के साथ फिर उसके बाद फिर अब मुख्यमंत्री, और आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, विपक्ष के नेता के नाते। तो इस तरह के लगभग जो प्रदेश में संगठन में और सरकार में जो दायित्व रहते हैं, सभी दायित्वों में मैंने पूरा, चेयरमैन भी रहा, मैं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन भी रहा। तो ऐसे दायित्व का निर्वहन करने का एक लंबा एक प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐसी स्थिति में आए कि वो आए और राजनीति में प्रवेश किए, जीत गए, हम सब कुछ बन गए, ऐसा नहीं। बहुत एक लंबे प्रोसेस में से, एक दौर में से गुजरने का, और उसका स्टेप वाइज, और बहुत कम लोगों की पृष्ठभूमि इस तरह की रही होगी शायद मेकल में, बहुत सारे लोग होंगे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जो छोटी से एक स्टेप वाइज जो है आगे बढ़ करके ऐसी स्थिति में आने का मुझे जिस प्रकार से मौका मिला, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत भी है मेरी, पूंजी भी है, और जिसमें काम करते हुए अलग अलग दायित्वों पर रह करके जो सीखने को मिला, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत देता है। बिल्कुल सर। और शायद लोगों का वो भरोसा ही है कि लगातार आप 6 बार विधानसभा, चाहे पार्टी हो या ना हो, आप हमेशा रहते ही हो वहाँ से, लोगों के भरोसे के कारण। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लोगों के भरोसे के बिना संभव नहीं हो पाते। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, पहला चुनाव तो कई बार ऐसा होता है कि चुनाव लड़ो यार, चलो देख लेते हैं, क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराज़गी होती है, और उस नाराज़गी की वजह से हालात बनते हैं कि यार इसको बदल करके देखो, इसलिए इसको जिता करके देखो, या ये इसलिए भी एक बार मौका इनको दीजिए। लेकिन दूसरी बार के बाद परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, साबित करना पड़ेगा, भरोसा लोगों के दिल दिमाग में मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाकर के जीत पाएंगे आप। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर लगातार 6 बार जीतने वाला विधायक जो है दूसरा नहीं, अभी आज की तारीख यहाँ अभी वर्तमान में जहाँ आज के जो हमारा विधानसभा का जो हमारा ये है उस लॉट में लगातार जीतने में। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझसे पहले बड़े बड़े नेता रहे, बड़े नेता कई बार मुख्यमंत्री रहे अनेकों बार, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार इस तरह से रहा कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के सारे तमाम रिकॉर्ड जीत के, यानी कि रिकॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड जो होता है बड़े मार्जिन से जीतने का, तो वो भी तोड़ा हमने। और मैं 38,000 वोटों से जीत करके अब की बार हूँ विधानसभा के अंदर, और जो अपने आप में लगभग 75% वोट शेयर का से ज़्यादा का हिस्सा है। राइट सर।
तो सर आपको लगता है जो ये आपकी अब तक जर्नी रही है, जो आपकी वो बचपन की स्ट्रगल्स थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह की हो, उस स्ट्रगल ने क्या रोल प्ले करा है इसमें? क्योंकि ऑब्वियसली उसने आपको टफ बनाया, उसने आपको और मेहनत करने की प्रोत्साहन भी मिला होगा उससे। तो फाइनेंसेस भी कैसे मैनेज करे आपने, या खुद को वो मोटिवेटेड कैसे रखा, क्योंकि इतना ईजी था नहीं सब कुछ? नहीं, देखो, स्वाभाविक रूप से जब कॉलेज मैट्रिक मैंने पढ़ाई की, तब तो बहुत ही कठिन दौर था। हम्म। और उसके बाद भी कठिन दौर था। जॉइंट फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार के ऊपर सबके ऊपर थी। और पर्टिकुलर जब कॉलेज टाइम में गया, तो कॉलेज टाइम में और बहुत बड़ा एक बहुत ज़्यादा ये होता था, यानी कि 1 महीने का खर्च निकालना परिवार के लिए सरल नहीं होता, कठिनाई होती थी उसमें। तो कई बार ऐसी कठिनाई भी आई कि भई परिवार के लोगों ने कहा कि अब हो गया, बहुत हो गया, तुम थोड़ा-सा पढ़ लिए, बाकी को तो हम पढ़ा नहीं पाए, हम्म। और इसलिए ऐसे हालात नहीं हैं। लेकिन निकलता गया वक़्त आखिरकार। और उसके बाद जब मैं पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइमर विद्यार्थी परिषद ऑर्गेनाइजेशन में गया, तो उस वक्त तो मेरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन बियर करती थी। जो हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती थी, ज़रूरतें होती थी। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात कि जब वहाँ से वापिस आए, वापिस आने के बाद वो बहुत कठिन एक दौर था। जब मैं पूर्णकालिक जीवन से जम्मू कश्मीर से वापिस आया, तो क्या किया जाए? परिवार की ज़िम्मेवारियों को निर्वहन करना और सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखना, ये बहुत कठिन कार्य था, बहुत बिल्कुल। मुश्किल काम था। लेकिन तब तक के लिए जो चुनाव का दौर वो निकल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पहला चुनाव जो है वो मात्र 35,000 वोटों से 35,000 रुपए से चुनाव लड़ा। 35,000, राइट। 93 का इलेक्शन। हम्म। साधन नहीं थे, तो पैदल ही चलते थे, पैदल ही चल करके हम लोगों के घरों में जा करके खाना खाते थे और आगे निकलते थे, वोट मांगते थे। तो मेरे जीवन का वो चुनाव जो है वो ऐसा चुनाव था जहाँ अनुकूलता भी नहीं थी, हम्म। लेकिन लोगों का साथ मिलता गया। यूथ का पर्टिकुलरली बहुत बड़ा सपोर्ट मिला उसमें। लेकिन चुनाव लड़ा, और उसके बाद फिर एक भरोसा हुआ। फिर उसके बाद 95 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर थोड़ी व्यवस्था, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं, तो इसलिए परिवार को चलाने के लिए उनसे उनसे भी एक सपोर्ट मिला। और उसके बाद थोड़े रिसोर्सेस बनते गए, और उसके कारण जो है फिर आगे फिर हम बढ़ते गए, और आखिरकार फिर 98 के बाद विधायक बन करके सारी चीज़ें जो है वो अनुकूल चलती रही। सर जैसे अभी आपने यूथ के बारे में बात करी कि हम्म, उस टाइम यूथ का बहुत हम्म, अच्छा सपोर्ट रहा आपको, हम्म, तो अभी हमारे सामने हर चीज़ का ट्यूटोरियल है। अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे एक रास्ता पता है, कोचिंग जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, कोई एग्ज़ाम दूंगी, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगी, वो रहेगा। या किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, उसको पता है उसको एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद वो आगे जाके अफसर लगेंगे। तो सर लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं है। हम्म। तो अगर अभी किसी युवा को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं वो? बहुत सारे लोग तो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक भी होते हैं, और हम्म। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि वो पॉलिटिक्स से फासला भी रखते हैं। हम्म। और उसे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिक्स कैरियर के रूप में इसको ऑप्ट करना वो उचित नहीं। जब तक आपके अंदर कन्विक्शन और कमिटमेंट नहीं है, तब तक के लिए इस फील्ड में आने का कोई औचित्य नहीं है। हम्म। अगर इस सोच के साथ कि भाई ये एक जल्दी, कुछ लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए एक माध्यम है, और पैसा कमाने, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है। ये धारणा, ये चीज़ें गलत है। वो भाव फिर पॉलिटिक्स में आने का जो है मूल रूप से जो है वो आपका जो है उस फील्ड का चुनाव ही गलत है फिर उस तरह से। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी कमिटमेंट, कन्विक्शन है, समाज के लिए काम करना है, समाज सेवा। हाँ, और उसमें फिर आपको फिर एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी आप में डेवलप हो भी जाती है समय के साथ साथ में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी के साथ काम करने के लिए पहले मन का भाव हो, ये बहुत आवश्यक है। मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में बहुत सारे हमको मिलते हैं कि कई बार तो ऐसे होता है कि कई
ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो पढ़ाई में नहीं चल पाया, जो बिजनेस में नहीं चल पाया, जो ठीक तरह से, तो फिर उसके परिवार के लोग बोलते ये ना पढ़ाई कर पाया ना बिजनेस कर पाया, इसको आप ले चलो उसको आगे पॉलिटिक्स में। तो ये मुझे लगता है कि सोचना गलत है। पॉलिटिक्स में भी आज की तारीख में कैलिबर की आवश्यकता है, पॉलिटिक्स में भी आज की तारीख में कमिटमेंट की आवश्यकता है, और पॉलिटिक्स में भी ऐसा नहीं रह गया कि आए और आप पॉलिटिक्स में प्रवेश तो कर गए लेकिन सीखने की प्रवृत्ति नहीं है, काम करने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ भी स्ट्रगल है, कंपटीशन है, और कंपटीशन में सर्वाइव करना ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एक अलग तरह की होती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कट थ्रोट कंपटीशन है आज की तारीख में। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आप चुनाव जीत गए तो जिंदगी भर के लिए हो गए। हर 5 वर्ष के बाद तो चुनाव आपको फेस करना होगा, और जब चुनाव करना है तो आप ये मान करके चलिए कि जो अच्छा बुरा आपका एक एक चीज़ की वहाँ पर जो है वो असेसमेंट होती है। आप लोगों को 2 नज़रों से, 2 आंखों से देखते हैं, दुनिया आपकी हज़ारों आंखों से देख रही है, लाखों आंखों की से देख रहे हैं, और आपके बारे में परसेप्शन डेवलप करते हैं, आप किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से सुनते हैं। तो इसलिए आपके इमेज जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि इतना आसान काम नहीं है जिसको पहले सोचते थे। लेकिन आज की तारीख में पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर से कहा कि युवाओं को जो है राजनीति में अच्छी राजनीति करने के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ काम करने के साथ आना चाहिए। राइट, बिल्कुल सर। आपने मोदी जी का जिक्र करा, मोदी जी आपके साथ रैलीज में भी आए हैं, लेकिन आप सबसे पहली बार उनसे कहाँ पे मिले थे? देखिए, मोदी जी हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रभारी थे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन महामंत्री थे, और हिमाचल प्रदेश को खुद देखते थे। तो जब हम पहला चुनाव लड़ लिए थे, लड़ने के बाद फिर जब चुनाव नहीं जीत पाए थे, दूसरे चुनाव के दौरान वो हमारे यहाँ के प्रभारी थे। 98 का चुनाव जब लड़ा हमने, तो उस वक्त यहाँ हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे वो, और सरकार बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा। और उसमें मीटिंग्स में आना जाना बैठना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी, बहुत मतलब भंडार है वो। मतलब संगठन में कैसे काम करना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे काम करना, और चुनाव जीत गए तो सरकार में कैसे काम करना, सरकार नहीं बनी तो विपक्ष में कैसे काम करना, इन सारी चीज़ों का ऐसा ज़बरदस्त उनका अनुभव और एक्सपीरियंस है। और पर्टिकुलरली वो उनका जो रिसर्च वर्क है चीज़ों को लेकर के करने का, वो गजब का है। तो बहुत कुछ उनके साथ सीखने को मिला। 96 ऑनवर्ड्स हम उनके साथ वर्किंग में आए, और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश के प्रभारी जब रहे तो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला 98 में, और जीते हम, सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में। उस वक्त कठिन काम था, क्योंकि बराबर सीटें आई थी हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की और बीजेपी की 31 सीटें आई थी, और हमने सुखराम जी के साथ मिलकर के सरकार, HVC के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उस वक्त। तो एक बहुत अनूठा अनुभव। और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ते हुए फिर वो बाद में गुजरात की राजनीति में गए, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे 3 बार 4 बार। तो ऐसी सूरत में फिर आगे बढ़ कर के अब पर्टिकुलरली जब काम करने का मौका उनके साथ सीधा मिला बतौर मुख्यमंत्री, अच्छा, तो वो बहुत एक ज़बरदस्त अनुभव। उनके साथ हमारा बैठना, मिलना, बातचीत करना, हर बात को लेकर के, और कहीं भी अगर कमी, यादें भी ताज़ा हो जाती थी। कहीं भी कमी होती थी एकदम तुरंत जो है वो उसकी करेक्शन करने के लिए किसी के थ्रू संदेश देने के बजाय खुद ही बात कर लेते थे। और बीच बीच में जब मुख्यमंत्री के साथ बैठते थे, चीफ मिनिस्टर काउंसिल की हमारी मीटिंग होती थी, उसमें बिना परहेज किए, अच्छा लगे बुरा लगे, जो कहना होता था वो कह देते थे। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता था जहां मुख्यमंत्री को जो है वो सब कुछ सुनाया जाता था, यानी कि अच्छा अगर खराब तो सारी जानकारी भी दी जाती थी, और अनुभव हाँ होते थे, सबके साथ बैठते थे। लेकिन सब अच्छी बात है कि बहुत अच्छा लगता था, उनका अनुभव से आदमी सीखता था। कभी उनने बोला और किसी ने बुरा
मानने का सवाल ही पैदा नहीं। जो वो अनुभव से परिपूर्ण चीज़ें होती थी जो हमारे काम आती थी। तो इसलिए उनका इस मामले में कोई मैच नहीं। सर, जब आप फर्स्ट टाइम विधानसभा चुनाव जीते तो उसके बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, चाहे वो रिलेशनशिप डायनामिक्स हो या आपके आसपास आपके घर वालों के साथ कैसा कैसा बदलाव रहा, लोगों में क्या बदलाव आया, आपको खुद में क्या बदलाव लगा? देखिए, शुरू के दौर में जो हम विधायक बने, स्वाभाविक रूप से एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते काम बहुत होता है, और सरकार हो तो उस काम और ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। तो हमारे साथ ये हुआ कि पहली बार विधायक बने, सरकार भी बन गई, और सरकार बनने के साथ साथ में एक्सपेक्टेशंस भी थी। हमने काम किया, अच्छा मेहनत की और परिश्रम किया, और सबसे बड़ी बात कि लोगों के साथ जो कनेक्ट बनाने की ज़रूरत थी उसको मजबूत किया, और वो एक बहुत बड़ी एक कड़ी बनी हमारे आगे बढ़ने की। राइट। और उसके बाद जो डेवलपमेंट के काम होते हैं कि वो सारे तो हो नहीं पाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की जो चीज़ें होती है वो भी सारी उनके मुताबिक हो पाती है, वो भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ईमानदारी से प्रयास करना, जो होने का है उसको करना, जो नहीं होने का है, जो जहाँ मुश्किल है वहाँ बता भी देना। तो सारी चीज़ों को लेकर के ऐसे आगे हम बढ़ते रहे, और उस दौर के आज के दौर में हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 27 वर्ष हो गए मुझे लगातार, बहुत परिवर्तन। यानी कि उस वक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी बहुत कम थी, पूरे प्रदेश भर में कम थी। बहुत सारी पंचायतें जो है पैदल चल करके करनी पड़ती थी, तो वहाँ मांग सड़कों की होती थी, पीने की पानी की स्कीमें नहीं होती थी, पीने की पानी की मांग होती थी, रोजगार की मांग उस वक्त भी होती थी, रोजगार की मांग आज भी होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कम्युनिकेशन के माध्यम होते नहीं थे, उस वक्त बहुत कम होते थे। यानी कि एक गांव में फ़ोन लगा होता था, पूरे गांव के फ़ोन उस फ़ोन पे आते थे, फिर आवाज़ लगा करके बुलाते थे कि आपका फ़ोन आया है। तो अगर मैं शिमला से गांव जाता था तो गांव तक कोई कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं होता था, गाड़ी में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जब गांव में मालूम कुछ इमरजेंसी कोई जानकारी मिलना है तो गांव में जाकर के मिलती थी। तो लेकिन अब उसके बाद फिर 98 के बाद जब मोबाइल आया तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो स्वाभाविक रूप से चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है अब डायनेमिक्स पॉलिटिक्स के बहुत ज़्यादा, मतलब इस फील्ड के बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। जैसे पहले गांव में जाकर के आप बोलते थे, गांव वाले सुनते थे, और सुनते ही नहीं थे, मानते भी थे। अब गांव वाले गांव में जाकर के हम किसी बात को कहें, वेरीफाई करेंगे, मोबाइल उनके पास है, गूगल पर सर्च मारते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बोल रहे होते हैं, प्रतिनिधि एमएलए कुछ बोल रहा होता है, तो सामने से हाथ खड़ा करके पूछता है कि साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये जो है वो ये चीज़ जो बोल रहे हैं इस तरह की नहीं, वो इस तरह की है। तो क्योंकि गूगल पर सब कुछ आजकल हाथ में है, तो ये बहुत बड़ा जनरेशन में एक बड़ा भारी टेक्नोलॉजी का एक बड़ा जो है इम्पैक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं। और सुविधाएं भी हुई, आने जाने की सुविधाएं हुई। आज मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक जो है वो बस में सफ़र करता होगा आने जाने का। गांव में कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अधिकांश समय गांव बसों में भी गए। फर्स्ट टर्म में मैं एक बार नहीं, अनेकों बार मैं बस में गया, बस में आना, बस में जाना, बस में कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर करना, ये भी किया है। तो आज की तारीख में तो लगता है कमाल के आदमी हो आप, एमएलए होकर के आप बस में जा रहे हैं। बिल्कुल। और मुझसे पहले जो विधायक थे उनने सारी जिंदगी भर लगभग जो है वो बस में ही सफ़र किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ इस क्षेत्र में काम करने की चुनौतियाँ कम नहीं है, काफ़ी हैं अभी तक। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। अब जो आपकी लाइफ है ये 27 सालों में, और जो पहले लाइफ थी, कोई ऐसी चीज़ है जो अब आप मिस करते हो? क्योंकि जैसे आप बता रहे हो आपकी पूरी लाइफ ही बेसिकली वो पब्लिक डोमेन में रहती है, सबको पता है आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, मीडिया पहुँच जा रही है, हर चीज़ हर जगह आपकी छोटी छोटी बातें, अगर आप कुछ बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करा जा रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड है आपने जो भी बोल रखा है। या मतलब आपकी प्राइवेट लाइफ के लिए आई डोंट थिंक उतना समय आपके पास रहता होगा, या फिर वो उतना समय भी नहीं है और वो रिसोर्सेज भी उस तरह के नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफ पब्लिक डोमेन पे है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप मिस करते हो?
नहीं, स्वाभाविक रूप से उस वक्त और आज की ज़िंदगी में अंतर है। यहाँ तो हर पल का हिसाब होता है, यहाँ राइट। जाना है, यहाँ मिलना है, इतनी देर तक यहाँ बैठेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। सारा शेड्यूल एक स्केड्यूल एक बना होता रहता है। पहले ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो निकले हैं तो निकले हैं, आपकी अपनी प्राइवेसी है, आप अपने साथियों के साथ बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, खुल करके मार रहे हैं। अ, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के उस तरह की स्थिति अब तो नहीं रहती, क्योंकि अब पॉलिटिक्स के एक मुकाम पर काम करते हुए हम पहुँचे हैं। और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ में फिर सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, बिल्कुल हमारी बिल्कुल। सारी मूवमेंट मॉनिटर होती है, सारी मूवमेंट की जानकारी रहती है, छुपाने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे जो पर्सनल लाइफ जो है, यानी कि बैठना है, साथी के साथ बैठना है, परिवार के साथ बैठना है, बच्चों के साथ बैठना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है, उन चीज़ों के लिए उतना समय नहीं हो पाता है, समय नहीं हो पाता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात फिर सारी चीज़ों में जो है वो सारे उस शेड्यूल के मुताबिक चलना पड़ता है। राइट ये राइट। एक कंसंट्रेंट तो रहता है। आनंद सोचते हैं लोग कि पॉलिटिक्स में आए हैं तो इनके मज़े होंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो बीते समय की बात है। अब पॉलिटिक्स में आकर के आनंद जो है वो उस तरह की स्थिति नहीं है। आज हर चीज़ को आप बारीकी से लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, और इसलिए वो सारी चीज़ नहीं है। और यहाँ जवाबदेही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जवाबदेही है। राइट राइट। और आज का काम आज ही करना पड़ेगा, कल पर टालें तो नुकसान होगा, काम को नुकसान होगा, जिस व्यक्ति का काम है उसको नुकसान होगा। तो ऐसी चीज़ों के दौर में से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के आज भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि सारी इस दुनिया की भाग दौड़ में जो चीज़ें छूटी हैं, वो चीज़ें यही जो जहाँ आपका जो है वो लोगों के बीच में जा कर के काम करने के लिए जितना समय आपको देने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें से समय अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी इसके लिए वो निकालना कठिन होता है। राइट बिल्कुल। जैसा आपने भी कहा सर कि सबको लगता है पॉलिटिक्स में है, मज़े ही मज़े हैं, तो वो ऊपर की बात है कि पावर ही पावर है। असली जो चैलेंजेस रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं इसमें? नहीं, देखो, चैलेंजेस तो ये है कि एक तो ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम करना, वो अपने आप में चैलेंज होता है। और पर्टिकुलरली अब जिस हालात में हम इस प्रदेश में हैं, हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स पहले जहाँ फंड्स का फ्लो काफ़ी अच्छा होता था, अब फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होने के बाद, यानी कि स्टेट की आर्थिक स्थिति खराब है बहुत, बहुत ज़्यादा। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसी है। कर्मचारी हैं तो कर्मचारी को सैलरी चाहिए, पेंशनर्स है तो पेंशनर्स को पेंशन चाहिए, स्वाभाविक वो अधिकार भी है, मिलनी भी चाहिए। जनरल डेवलपमेंट के लिए अगर सड़क की मांग है तो सड़क चाहिए, पीने की पानी की स्कीम की बात कहते हैं, जहाँ कठिनाई है वहाँ पीने का पानी चाहिए। जहाँ इंडस्ट्री लगाने की मांग है तो वहाँ इंडस्ट्री लगाना, कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की मांग, ये तभी सब संभव हो पाती है जब आपके पास रिसोर्सेज हों। रिसोर्सेज जब नहीं है आपके पास, एक्सपेक्टेशन का लेवल आपने बहुत ऊंचा कर दिया लोगों का, और उन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप काम नहीं कर पाएंगे, तो नेचुरली स्वाभाविक आपसे लोगों की नाराज़गी भी बढ़ेगी, लोगों का गुस्सा भी बढ़ेगा, और आप एक्सपेक्टेशन पर जब खरे नहीं उतर पाएंगे तो आपको बहुत तनाव में, कठिनाई में जो है वो कि उस दौर में से गुजरना पड़ेगा। तो वर्तमान स्थिति ऐसी है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे, जैसे अब राजनीति में जो चीज़ें होने की आवश्यकता है, जो होगा, जो हो सकता है उसी के बारे में कहना, जो नहीं हो सकता है उसके बारे में भी स्पष्ट कर देना, ये आज की तारीख में आवश्यकता। अगर थोड़ा कंफर्टेबल होकर के आप रहना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये आवश्यक है। ऐसा होता नहीं है, जब चुनाव का दौर आता है हम ये भी करेंगे, अब ये भी करेंगे, ये हम ऐसे भी करेंगे, सारी वैसे भी बातें। करेंगे, सारी बातें करते हैं। और पर्टिकुलरली जो ये फ्री वीज का एक दौर चल पड़ा, हाँ ये हाँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
सर तो इसमें लोगों की भी तो गलती है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है फ्रीबीज नहीं, लेना। फ्री फीस को लेकर के लोगों को रोकना पड़ेगा। आखिरकार इसका भविष्य नहीं है, ना लोगों का भविष्य अच्छा होगा, ना प्रदेश का, ना देश का। आप मान राइट। करके चलिए। हम्म। और ये सारी चीज के लिए अब थोड़ा रुकना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अब वो दौर नहीं रह गया। लोगों हम्म। की एक्सपेक्टेशंस आप बढ़ाते जाएंगे और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपका दौर एक ही दौर होगा। हम सिर्फ चुनाव और चुनाव के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए वादे करें, कमिटमेंट करें और गारंटीज दें तो वो बहुत लंबे समय के लिए आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। आराम का सबब या चैन का सबब आपके लिए नहीं बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सब के बाद सर लोग, आप डेफिनेटली बहुत मेहनत करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की मांगे पूरी नहीं भी हो पाती। तो सर इस सब में जो क्रिटिसिज्म आता है लोगों का, आप उससे कैसे डील करते हो? देखिए, एक तो पहली बात है कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में जिंदाबाद सुनने का आपका स्वभाव है, तो मुर्दाबाद सुनने का स्वभाव भी साथ साथ ही डेवलप करना होगा। नहीं करेंगे तो परेशानी में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। ये बात, हाँ करने की अगर आपकी आदत पड़ी है तो ना करने की आदत आज की हालात के मुताबिक आपको करनी ही पड़ेगी कुछ जगह। तो तब जाकर के आप थोड़ा सा ये चैन से रह सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो काम आप कर सकते हैं और उसके बाद वो काम ना हुआ, उसके कारण आपको चिंता होना, उसके काम उसकी वजह से आपका थोड़ा सा जो है वो मन को दुख पहुंचना, ये समझ में आता है। लेकिन जो काम हो ही नहीं सकता है, जो काम किया ही नहीं जा सकता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इस तरह की बेवजह की है वहाँ पर, तो उस सारी चीज़ को उसके लिए तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं हो सकता वो कहना पड़ेगा, नहीं हो सकता है। और नहीं हो सकता है तो अब ना जनता तनाव में होगी, ठीक है, वो आप नाराज होगी थोड़ी बार, लेकिन क्या करके उचित रहेगा। अगर उसके लिए आपने हाँ कर दी और उसके बाद वो काम नहीं हो तो जनता वो लोग बार बार आपको पूछते रहेंगे, आपने कहा था वो हुआ नहीं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि ये इस दौर की एक आवश्यकता लगती है। जब तनाव से आपको मुक्त रहना है, ईमानदारी से काम करो और जो काम किया जा सकता है उसी के लिए हाँ करो, और जो काम किया जा सकता है उसके लिए मना भी मत करो। उसको करना है तो उसको जल्दी जो किया जा सकता है उसको कर देना चाहिए। ये सर क्रिटिसिज्म की बात हो गई। इसके बाद सर जैसे हिमाचल में ये ट्रेंड है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलनी है। सर तो जब आपने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी हो और 5 साल बाद जब सरकार चेंज होती है और उन्हीं पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया जाता है, तो सर एज अ ह्यूमन वो कितना आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, मतलब आपको कितना बॉदर करता है वो? डेफिनेटली देखिए, एक बात तो आप मान करके चलिए कि सरकार 5 साल के लिए होती है और सरकार 5 साल के बाद अगर दोबारा चुन करके आई तो फिर एक टर्म और हो गया। राइट। लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज तो समाज के लिए हैं, वो पॉलिसीज लाइफ लॉन्ग है, लंबे समय के लिए हैं। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन करना वो समझ में आता है, लेकिन इस सोच के साथ नहीं करना चाहिए कि पिछली सरकार ने किया था इसलिए हमको उसको बंद करना। राइट राइट राइट। जो एक बहुत बड़ा आज के इस दौर में जो देखने को मिल रहा है, जो बड़ा चिंताजनक भी है, कि पूर्व सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया कि ये उनकी योजना है, ये हमारी नहीं है, इसलिए इसको बंद करना। ठीक है। ये जानते हुए भी इससे समाज का भला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किया जाता है। वो एक राजनीतिक विकृत सोच की, मुझे समझता हूँ मैं, एक काम करने की पद्धति है। और वर्तमान में हमने इस बात को देखा हिमाचल प्रदेश में। मैं मुख्यमंत्री बना तो कांग्रेस के अच्छे फैसलों को लेकर के हमने परिवर्तन नहीं किए। हालांकि उनके पास कोई बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी, चली हुई योजना थी, वो प्रभावी योजना थी, ऐसा तो था नहीं। लेकिन हमने अपने इनिशिएटिव लिए और उन अच्छे जो इनिशिएटिव लिए उनके कारण बहुत सारी चीज़ों को, समाज के बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको, उस वर्ग को हमने लाभ पहुंचाने की दृष्टि से हमने कदम उठाए। लेकिन वर्तमान सरकार ने इवेल्युएट किए बिना, कैलकुलेट किए बिना, उसका असेसमेंट लिए बिना पहले दिन अनाउंस करना कि सरकार बनने के बाद इनको बंद कर देते, इस योजना को बंद कर देते, स्कूल बंद कर, 1865 इंस्टीट्यूशन खुले हुए चले हुए संस्थान बंद करना। और हमें हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि आपने कोई पैरामीटर्स तय किए होते तो समझ में आता। अभी सरकार का कैबिनेट नहीं बनी थी,
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे और दोनों ने बैठ करके फैसला लिया पहले ही, ये फील्ड का असेसमेंट जानकारी की ये लिए बिना जो है हिमाचल प्रदेश में 1 साल से जितने भी संस्थान खोले हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद करने का ऐलान कर दिया। वो एक विकृत सोच है, मैं कह सकता हूँ। शब्द उचित नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सोच ही जब ऐसी है तो उसको उस तरह से बोलना भी पड़ेगा। राइट। और ऐसे में कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। कोई योजना अगर ठीक नहीं चल रही है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। किसी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ अगर नहीं मिला है, तो उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको असेसमेंट, उसकी फीडबैक लेने के बाद उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन पहले दिन क्या मैकेनिज्म था? एक दिन की सरकार बनने के बाद आपके पास क्या मैकेनिज्म था कि जो सारी योजनाओं को बंद करने का ऐलान कर दिया? तो मैं समझता हूँ कि वो एक गलत सोच है। बिल्कुल। और 2 साल का कार्यकाल वर्तमान सरकार का जो ऐसा बीता है, जो जिसमें बंद सब कुछ किया और शुरू कुछ भी नहीं कर पाए। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है, सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये बहुत आवश्यक है। और पर्टिकुलरली मेरा ये कहना है कि जनहित की योजनाएं वो चलती रहनी चाहिए। जनहित जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उन सारी चीज़ों को लेकर के ये विचार करने की आवश्यकता है। जब सर ये पॉलिसीज डिज़ाइन होती हैं, उसके बाद जब इनको इम्प्लीमेंट करा जाता है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? नहीं देखो, वो तो चैलेंज रहते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनानी है उसका स्फीयर है, उसकी रीच क्या है, किस सेक्शन को आप उससे बेनिफिट दिलवाना चाह रहे राइट। हैं। एक तो वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद उस पर फिर आपके उस पॉलिसी के अंतर्गत जो है फिर प्रोविजंस क्या है जिनके माध्यम से आपको उनको मदद पहुंचानी है, उनके लिए काम करना है। और उसके लिए बजटिंग प्रोविजन करना है, तो उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को भी स्टडी करना, वो भी अध्ययन करना आवश्यक है। और उसके बाद ही हम आगे बढ़ कर के पॉलिसीज बना सकते हैं। पॉलिसी ऐसे नहीं है कि मुझे मन में आई और मैंने घोषणा कर दी, उसका कोई मतलब नहीं। पॉलिसी का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे मैं 3-4 चीज़ों का मैं जिक्र करता हूँ, हमेशा जिक्र करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की कि उज्ज्वला योजना शुरू करनी चाहिए। और उज्ज्वला योजना शुरू करने का मतलब उनका कि पर्यावरण खराब हो रहा है, जंगल से लकड़ी काटते जा रहे हैं, हम जलाते जा रहे हैं, सेहत भी खराब हो रही है हमारी माताओं बहनों की, और उसके साथ साथ में इसको सोचना चाहिए। तो हर घर में गैस का चूल्हा क्यों ना हो? राइट। तो उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में शुरू करता हूँ, और उसके अंतर्गत गैस की कनेक्टिविटी, हम गैस हम घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जब मैं हिमाचल में चीफ मिनिस्टर बना तो लगभग हमने देखा कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग 23 लाख पॉपुलेशन बेनिफिशियरी थी उस योजना की। लेकिन बहुत सारा पोर्शन हमारा छूट रहा था, 70 लाख से ज़्यादा आबादी थी। तो उसको सैचुरेशन पर लाने के लिए हमने वर्कआउट किया कि कितने परिवार छूट रहे हैं। तो कहा कि लगभग जो है हमारे जो है वो कुल पॉपुलेशन का जो हमारा हिस्सा पॉपुलेशन बनती है, ये 70 लाख पॉपुलेशन थी उस वक्त, 70-72 लाख के लगभग। उसमें से मेजर पोर्शन जो है हमारा अभी तक भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक गैस के कनेक्शन से बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो हमने उसको सैचुरेशन पर लाने के लिए हमने प्लान किया कि हम गैस का कनेक्शन देंगे, और हमने 3.5 लाख से ज़्यादा गैस के कनेक्शन दिए हिमाचल प्रदेश में। और इंश्योर किया कि हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे। पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य बना जिसमें उज्ज्वला योजना और इस योजना के अंतर्गत गृहिणी सुविधा योजना जो स्टेट की चलाई, उसके माध्यम से हमने बेनिफिट पहुंचाया। आयुष्मान भारत पूरे देश भर में चलाया, 22 लाख लोगों को उसका कवर मिलता था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पॉपुलेशन तो 70 लाख थी। तो 70 लाख को उसको 100% करने के लिए हमने हिमकेयर योजना चलाई। तो सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया उसके मुताबिक कि कितने लोगों को बेनिफिट देना है और क्या बेनिफिट देना है, उस तरह से सारी चीज़ों को प्लान किया। अब जैसे हमने अनुभव से सारी चीज़ों को सीखा कि हम फील्ड में जाते थे, लोग हमको मिलते थे कि हमको पेंशन लगा दो, बुजुर्ग लोग मिलते थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार से पहले पेंशन देने का प्रोविज़न ये था कि 80 साल की उम्र के ऊपर पेंशन देते थे। उससे कम आयु के जो हैंडीकैप्ड होते थे या इस तरह के जो विधवा औरतें होती थी उनको पेंशन होती थी, बाकियों को पेंशन नहीं हो पाती थी। लेकिन मैंने कहा कि 80 साल से ऊपर के नहीं,
हमने कहा 70 साल, और 70 के बाद फिर लास्ट में मैंने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिला पुरुष सब उसमें कवर किया, पेंशन का प्रावधान किया। क्योंकि बिल्कुल। हमने कहा बुजुर्ग आदमी हाथ में मतलब कागज का टुकड़ा लेकर के भीड़ में खड़ा होकर के हमसे जो है वो पेंशन लगाने के लिए गुहार कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये उचित नहीं है। तो ये हमारा दायित्व बनता है इस तरह से। तो उसमें हमने उस सेक्शन को कितना कवरेज होगा, उस सारी चीज़ को लेकर के उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के विचार किया और किया हमने। जैसे सर आपने कहा भी कि पॉलिटिक्स को लेकर लोगों के बहुत अलग अलग विचार हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी बातें नहीं करते हैं। तो जो ये पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन की एक इमेज बन चुकी है कि जैसे ही पॉलिटिक्स का ये नाम ले लो तो बस वो मुंह फेर लेते हैं कि नहीं, इस बारे में बात नहीं करनी, ये सही नहीं है। तो ऐसी आपको क्यों लगता है कि ये धारणा क्यों है लोगों में कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है? जैसे बोलेंगे नहीं बहुत गंदी गेम है, ये है वो है, क्यों है ये धारणाएं लोगों में? देखो, एक बात धीरे धीरे मुझे लगता है इस परसेप्शन को चेंज करने की आवश्यकता है। सभी पॉलिटिशियन, सभी नेता एक जैसे नहीं होते हैं, और सभी समाज में काम करने वाले लोग वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। सभी बिजनेस करने वाले लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छा बुरा सब जगह है, ये हमको मान के चलना है। अच्छे लोग राजनीति में आए ये आवश्यक है, ईमानदार लोग राजनीति में आए ये आवश्यक है। और ऐसी सूरत में हमारा अपना कंट्रीब्यूशन, जो पॉलिटिक्स में रहे लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान उस दृष्टि से कि अपना इमेज खराब करना, पर्टिकुलरली जो नेताओं के बारे में अच्छा नहीं बोलना, अच्छा नहीं उनका जो है वो जो परसेप्शन उनके बारे में अच्छा ना होना, उसमें हम पार्टी में जो लोग होते हैं अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र में, डेमोक्रेसी में खुल करके बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और इस बात को आपने देखा भी होगा, राइट। जितना नेताओं के खिलाफ बोला जाता है, जितना नेताओं के खिलाफ सुना जाता है, तो मैं समझता हूं कि समाज के दूसरे वर्गों के बारे में तो इस तरह का होता नहीं है, क्योंकि वो नेता नहीं है। और आज़ादी सभी को, जो कुछ जानता है नहीं भी जानता है, फैक्ट्स है नहीं है, लेकिन हमारा रोजाना मीडिया ट्रायल होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई अखबार में खबर ये लगेगी वो लगेगी, ये गलत हो गया वो गलत हुआ। तो मुझे लगता है कि उस सारी चीज़ के कारण जो है एक, क्योंकि बोला इतना ज़्यादा जाता है, तो जिसके कारण एक इमेज का इम्पैक्ट तो पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब ईमानदारी से काम करता कोई आदमी तो डरने की आवश्यकता नहीं, अच्छा बुरा चलता रहेगा। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग समाज के दूसरे फील्ड में काम करते हैं, लेकिन वो नेताओं से भी खराब काम करते हैं, करप्शन वो भी करते हैं, बड़े स्केल पर करते हैं, क्योंकि उनका सोशल मीडिया ट्रायल या दूसरा मीडिया ट्रायल जो है किसी तरह से ज़्यादा नहीं होता। जब आ जाती है खबर तो तब ट्रायल थोड़ा होता है, तो होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको समाज में काम भी करना है। अगर हम क्रेडिबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे तभी दूसरा चुनाव जीत पाएंगे, राइट। उसके बिना संभव नहीं हो सकता है। विश्वसनीयता, भरोसा अगर हमारा कायम रहेगा तभी जाकर के जीत सकते हैं, तभी जाकर के दूसरे चुनाव में फेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि सभी नेताओं के बारे में एक तरह की धारणा, एक तरह की सोच रखना ये उचित नहीं है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, क्या सब उनके बारे में अच्छा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि फोकस उनका एक ही चीज़ पर रहता है, मैं अच्छा करूं, बेहतर करूं, ज़्यादा करूं लोगों के लिए, समाज के लिए, और इसके बाद रेस्ट ऑफ द पोर्शन छोड़ देना चाहिए सोचने के लिए, लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसी भाव के साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि नेताओं के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोला जाता है। राइट, राइट। ये मुझे लगता है कि इसको सोचने की आवश्यकता है। सर, तो इसी के चलते बहुत बहुत पोर्शन ऑफ यूथ ऐसा है जो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे अबव 18 एडल्ट्स जो हैं वो वोट भी नहीं देते हैं,
बिकॉज दे थिंक अगर उनसे मतलब मेरा ही सर्कल इतना बड़ा है, अगर मैं उसमें मेरे आई थिंक 80% फ्रेंड्स हैं जो शायद वोट नहीं देते हैं, बिकॉज अगर उनको मैं बोलूँ पॉलिटिक्स नहीं यार क्या बात कर रही है, क्यों करनी है, या फिर हम नोटा देंगे। तो सर ये पॉलिटिक्स से इतना दूर, जबकि यूथ जो है, क्योंकि क्रिटिसाइज तो उन्होंने ही करना है, या आगे चल के देश जो भी बनेगा, पॉलिसी से जो फ़ायदा होगा वो यूथ को ही मिलेगा, और इंडिया की पॉपुलेशन का इतना बड़ा पार्ट है यूथ, वो इतना दूर क्यों रहता है पॉलिटिक्स से? देखिए यूथ को मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस का दौर आज की तारीख में रहता है कैरियर्स को लेकर के। हम्म। कैरियर की अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक दबाव रहता है। और दूसरी बात, मेरा तो यूथ से इस बात के लिए आग्रह है कि पर्टिकुलरली कि पॉलिटिक्स खराब है, वोट क्यों देना है, ये कोई समाधान नहीं है। पार्टिसिपेशन देना है, डेमोक्रेसी में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा है, जो अच्छा लगता है उसके लिए आप सपोर्ट में खड़ो। एक नागरिक होने के नाते ये दायित्व भी बनता है, जिम्मेवारी भी है ये। राइट। जिस जिम्मेवारी को आपको निर्वहन करना है कि जो ठीक है उस ठीक के साथ खड़े हो जाओ, जो गलत है उसके विरोध में खड़े हो जाओ। लेकिन हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा करेंगे, हम ये उसको वो सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसे में हम इस बात को जरूर देख रहे हैं कि यूथ में जो है वो एक, जिसको बोल सकते हैं ना, एक निराशा का भाव जो है वो दिख रहा है आज के दौर में। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री के इस पे आए हैं, यूथ की होप भी वही है। यूथ की जो यूथ के विजन को आगे ले जाने के लिए काम करने की हिम्मत उनमें है, और यूथ का कनेक्ट उनके साथ है, यूथ का इंटरेक्शन उनके साथ है, और यूथ की फॉलोइंग उनके साथ है, और यूथ उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं देखता हूं कि किसी नेता के बारे में कुछ बोलते होंगे, लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आती है, नहीं है वो तो भी ठीक है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये सांसद, ये विधायक इसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन आखिरकार नुकसान किसको होगा? देश को नुकसान होगा। देश को मजबूत नेता चाहिए। मजबूत नेता के नाते नरेंद्र मोदी जी हैं। जब लोग इस बात पर सोचते हैं तो उस सोच से बाहर निकलने का रास्ता निकल आता है। बिल्कुल सर। सर जैसा मुझे लगता है कि यूथ का दूर रहने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि यूथ पॉलिटिक्स को एसोसिएट करता है सिर्फ इलेक्शंस के साथ, कि पॉलिटिक्स का मतलब इलेक्शंस। लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो इलेक्शन के अलावा बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा आप बता रहे हो, पॉलिसी फ्रेमिंग, लोगों को किस तरह लोगों की सेवा करनी है। तो अगर किसी आम इंसान को आपको बताना हो या एक मैसेज देना हो कि पॉलिटिक्स इलेक्शन के अलावा और क्या क्या है इसमें? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना यहीं तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र में हमारा एक दायित्व बनता है, जो अधिकार संविधान ने हमको दिया है हम उसके अनुरूप जो है उसका उपयोग भी करें, उसके लिए काम भी करें। और जनप्रतिनिधि के नाते तभी संभव हो पाएगा कि आपका नेतृत्व तो अच्छा चुना जाए जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अच्छे की उम्मीद करना जो है वो ठीक की उम्मीद करना, वो भी मुझे लगता है कि फिर गलत है। फिर आपको एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ख़ास तौर से मेरा यही है कि यूथ को आज के इस दौर में बहुत सारे इसके दौर में से गुजरना पड़ता है, कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कैरियर से संबंधित उतार चढ़ाव जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ऐसी सूरत में आगे बढ़ने की सबकी एक इच्छा होती है, और वो होनी भी चाहिए। और उस सारी चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम अपने आप भी बेहतर करें, और बेहतर करने के साथ साथ में हमारा समाज, हमारा देश भी बेहतर करने के लिए आगे बढ़े, उसमें कंट्रीब्यूट करना, इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम उससे दूर रह करके अपने आप को किनारा करके उस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान ये है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट करिए, ठीक को ठीक, गलत को गलत। और जब चुनाव का दौर आता है तो उस वक्त भी पार्टिसिपेट करिए। और उसके अलावा पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप लीडरशिप डेवलप करें, लीडरशिप दें, और लीडरशिप देने के साथ साथ में समाज को भी आगे बढ़ने के लिए रास्ते जो होते हैं एक विज़न के साथ, वो भी खोलें। ये मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है, और उसके मुताबिक हमको काम करने की आवश्यकता है। जब सर आप चीफ मिनिस्टर थे
उस टाइम आपके कार्यकाल में एक बहुत बड़ी आपदा आई, कोविड-19। और सर उस टाइम हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट बना जिसने सबसे पहले अपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करी वैक्सीनेशन के लिए। सर उस टाइम सिचुएशन कितनी मुश्किल थी, कैसे हैंडल करा आपने सब कुछ? ये देखिए, वो एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, हालांकि वो राइट। एक पूरा पूरा विश्व के साथ एक सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और हिमाचल भी उस चुनौती के दौर में से गुजरा है। और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि उस कठिन परिस्थिति में बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत कुछ हमको काम करने का जो मौका मिला उसमें, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको प्रेरणा देते थे, हमको गाइड करते थे, वो एक बहुत बड़ी ताकत थी उस वक्त, कठिनाई पूरे देश के लिए। और हिमाचल में हमने बहुत उस वक्त के दौर में बहुत बड़ा काम किया। और मुझे कल्पना थी इस बात की कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो है इतनी बड़ी संख्या में बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, उनको घर वापस लाना। वो एक ऐसा दौर था कि जब सब लोगों ने यही एक बात सोची कि घर जाना, जो घर से लड़ करके भी गए थे, कि घर कम ही आते थे, वो भी घर आए। और जो बड़े फक्र से कहते थे कि हमारा बेटा यूएसए में रहता है, लंदन में रहता है, यूके में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो भी वहाँ से फ़ोन करके वापस आने के लिए आग्रह करके हम घर आना चाहते हैं, हमको यहाँ से निकालो। तो वो एक बहुत बड़ी एक अलग परिस्थिति थी। लेकिन हमने सारी चीज़ों को लेकर के बेहतर टीम के साथ काम किया उस वक्त, और सारी काम को छोड़ करके सारी चीज़ों को नंबर 1 प्रायोरिटी यही कि आदमी की ज़िंदगी को कैसे बचाया जा सके, राइट। और इस कोविड के दौर में से अपने समाज को, अपने प्रदेश को कैसे बाहर निकाल सके। जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी वो की हमने। और जो इनिशिएटिव जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र के स्तर पर लिए थे, उनको इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकें, उसके लिए हमने प्रयत्न किया और सफल हुए उसमें। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत पूरी तरह से हम सफल हुए उसमें, और अच्छी तरह से हिमाचल पहला राज्य बना जिसने कोविड वैक्सीनेशन की फर्स्ट सेकंड डोज, दोनों डोज जो है सबसे पहले पूरी की। राइट। और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली कनेक्ट होकर के जो है हमको शाबाशी भी दी कि हिमाचल जो पूरे देश भर में आप चैंपियन बना कोविड वैक्सीनेशन के मामले को लेकर के। और जो लोग आते थे, बड़ी संख्या में आते थे, उनका इलाज बेहतर हो, उनको सुविधा बेहतर देने की दृष्टि से वो भी काम हुए। उनको क्वारंटाइन करने के साथ साथ में परिवार तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा चुनौती वाला काम था। आप कल्पना करिए, हिमाचल के बच्चे, गोवा में 4,000 बच्चे वहाँ काम करने के लिए गए होते। जब वहाँ ढाबे बंद हो गए, होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, तो उन बच्चों ने हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, कनेक्ट करके, जिस तरह के हालात दिखाए वहाँ कर। 4 ट्रेन हमने यहाँ से स्पेशल ट्रेन लगाई गोवा से, और हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों को घर तक छोड़ा। हिमाचल के 400 से ज़्यादा बच्चे हमारे उधर कोटा में कोचिंग के लिए गए हुए थे, राजस्थान में। मैंने HRTC की बसें यहाँ से रवाना की और वहाँ से उन बच्चों को लेकर के आए, घर तक छोड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन बहुत कुछ सीखने को उसमें मिला। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस संकट के दौरान हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, और सपोर्ट के साथ साथ में हम उस दौर में से जो है हिमाचल प्रदेश को कठिनाई के दौर में से बाहर निकालने में सफल हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर अब बात करते हैं यूथ की। सरकार कोई भी हो, यूथ का एक ही प्रॉब्लम रहता है, वो है एम्प्लॉयमेंट। सर तो हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा यूथ के पास और क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या एवेन्यूज़ है जो वो ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, इस बात को अब मान करके चलना चाहिए, ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि सभी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। संभव ही नहीं है, चाहे देश में है, चाहे प्रदेश की बात है, चाहे हिमाचल की, चाहे किसी अन्य राज्य की भी। आपको रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज जनरेट करने का मतलब एवेन्यूज एम्प्लॉयमेंट के, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ स्वरोजगार के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो है वो करने पड़ेंगे। और उसमें हिमाचल प्रदेश में मैं विशेष तौर से इस बात के लिए कहता हूँ, हमने एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना।
और उस स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने कहा था कि हमारा यूथ नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला भी बने। और मुझे इस बात की खुशी है कि हज़ारों यूथ ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें बहुत सारे अपने छोटे-छोटे काम उनने शुरू किए, और जिन्होंने काम शुरू किए कुछ लोगों ने तो बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट भी नौजवानों को उसमें दिया, अपना कारोबार भी शुरू किया और एम्प्लॉयमेंट भी उनको दिया। ऐसी मुझे लगता है कि योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों बेरोजगार नौजवानों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं हम्म। तो आप अपने पाँव पर खड़े होने के लिए सरकार आपके साथ है, तो उसमें मदद कर सकती है। तो सर इसमें जो स्टार्टअप इंडिया आया, जी, इसने कितना रोल प्ले करा इस इसमें टाइम? स्टार्टअप इंडिया जो है बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और मैं पर्टिकुलरली इस बात को कह सकता हूँ कि शुरू के दौर में सबको लग रहा था कि भी इसमें रुझान नहीं बन पाएगा, लोग नौजवान इसमें आगे नहीं आएंगे। राइट। लेकिन अब नौजवान स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, एक-एक चीज़ को लेकर के मेरा फ़ील्ड का काम क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकता हूँ, और किए, और करने के बाद वो सफल हुए हैं। हम्म। और दूसरे मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास जो टूरिज़्म सेक्टर है, राइट। उस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं, और इसमें और ज़्यादा बढ़ कर के काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और इसमें बहुत बड़ी तादाद में हमारा जो है वो यूथ को रोज़गार उसमें उपलब्ध होगा। स्वरोज़गार भी, यानी कि अगर कोई अपना कारोबार शुरू करता है तो उसके लिए भी उसमें संभावनाएँ हैं। आपके होम स्टे आपने शुरू किए हैं, तो होम स्टे में बहुत बड़ी संभावना है, और उसमें हमने कि उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए हमने उस योजना को और मजबूत किया था, और उसके कारण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। राइट। तीसरा सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आई थी तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पैकेज दिया था। उस पैकेज के तहत बद्दी गोटीबाला, ये नालागढ़ इस इलाके में जो इंडस्ट्री आई है, तो उस सेक्टर में भी स्किल का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर हुआ है। बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के लाखों की तादाद में हमारे नौजवान वहाँ अपना रोज़गार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो इस तरह के हमको मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ में जाना चाहिए। लेकिन सचमुच में जब हमारे हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो हमें भी निराशा होती है। जब सामने नौजवान अच्छा पढ़ा लिखा है राइट। और ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल पीएचडी किया हुआ है, और वो क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी जो वो चिंता की बात, आपके पास दूसरे हर आदमी एक ही चीज़ है, हमको हमारे बच्चे को झाड़ू देने वाला लगा दो, हमारे बच्चे को आप क्लास 4 पर डेली बेस पर लगा दो, ऐसा सब जब बोलता है, और बच्चे ने पढ़ाई की होती है, तो जो वो हमको सचमुच में पीड़ा देता है। पर सर हिमाचल में पेरेंट्स की वो उनकी सोच ही वैसी है कि सरकारी नौकरी है तो ही सिक्योरिटी है। देखिए, अब इस बात को भूलना पड़ेगा, हम्म। सरकारी नौकरी है तब उसमें एश्योरिटी है, उसमें हम्म। भविष्य है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज हालात हिमाचल प्रदेश में सरकार के जिस प्रकार के बने हैं, उस प्रकार के हालात में जो है वो ये चिंता का विषय है कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कोई बहुत ही उज्जवल भविष्य है, ऐसा नहीं है। हम्म। समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए ये चिंता के विषय है। तो इसलिए मुझे लगता है कि समय रहते हमको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए, उस तरह से नए अवसर तलाशने चाहिए। सर जो हिमाचल की अभी फाइनेंशियल कंडीशन है, जितने कर्जे में है स्टेट, इस सब को कंसिडर करते हुए हिमाचल में आपको क्या लगता है कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सेटअप करी जा सकती है जिससे सिचुएशन बदली जा सके थोड़ी? ये देखिए, इस बात को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना है हिमाचल प्रदेश में, वो हिमाचल की इकोनॉमी को भी बूस्ट देता है, हिमाचल प्रदेश में रोज़गार के भी रास्ते निकालता है। लेकिन जैसे इन्होंने बिल्कुल पूरा एक तरह से शट डाउन कर दिया, बिल्कुल क्लोज कर दिया वो सारी चीज़ को, वो ठीक नहीं है। हम्म। अब देखिए, हमने प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, बहुत बड़ी तादाद में राइट। छोटे छोटे यूनिट उसमें लगे, रोज़गार मिला, उनको उनको कारोबार मिला, नौजवान हिमाचल प्रदेश के उसमें काम कर रहे हैं। और उसी तरह से और ज़्यादा बढ़ कर के जैसे हमने एक प्रयास किया कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। बल्क ड्रग फार्मा पार्क मतलब बड़ा, जो पूरे देश भर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 एडवर्टाइज़ किए थे, 3 में से 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। अच्छा।
और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि आने वाले समय में अगर वो बल्क ड्रग फार्मा पार्क अगर फुल्ली अगर एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है, पूरी तरह से लागू होता है, तो बहुत बड़ा उसमें रोजगार भी है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हिमाचल प्रदेश में आएगा। राइट। उसी तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क हमने पूरे देश भर में 3 मिले, एक हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ करके ले आए हम। तो ये एक ऐसी चीज़ें थी जो स्टेट की इकोनॉमी को ताकत देंगी, स्टेट में बेरोजगारी को जो है वो कम करने में मददगार होंगी। लेकिन वर्तमान सरकार का सोचना अलग है, ना वो बल्क ड्रग फार्मा पर आगे बढ़ रहे हैं, ना ही मेडिकल डिवाइस पार्क पर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को और प्राइवेट इन्वेस्ट को हिमाचल प्रदेश में प्रमोट करना होगा, करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमारी हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है पर्यटन की दृष्टि से, और जो आबो हवा यहाँ पर है, जो पर्यावरण यहाँ का है, वो बहुत अच्छा है। और उस सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। और वो एक हिमाचल प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत देगा। हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा हो चुका है अब कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जैसे पंजाब से रहता है कि पंजाब से बहुत लोग फ़ॉरेन मूव कर जाते हैं। तो हिमाचल से ये एक तो था कि हिमाचल से दूसरी स्टेट्स में तो जाते ही थे बच्चे, बट अब हिमाचल में भी बच्चों ने ये कंसिडर करना शुरू कर दिया है कि बाहर चले जाएं, यूएस, कनाडा, जहाँ पे उनको लगता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। नहीं, देखिए एक बात तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रेन ड्रेन तो नहीं होना चाहिए, हम्म। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अगर बेहतर मिल रही है तो स्वाभाविक रूप से इस दौड़ भाग में, इस सारी आगे बढ़ने की इसमें जो है, आदमी जब होड़ में लगता है तो उस दिशा में जाता है, और जा भी रहा है यूथ हमारा। कोशिश हमको करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर या देश के अंदर उनके लिए जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, जो उनका टैलेंट है, उसका उपयोग देश हित में कैसे कर सकें, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और इस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का विज़न बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट है कि हर चीज़ के लिए बाहर भागना ये नहीं। आज दुनिया हमारे देश में भाग रही है। आज एक्सपोर्ट में, हम मोबाइल एक्सपोर्ट में बहुत आगे निकल गए हैं दुनिया में। हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से बहुत बाहर, हम इस डिफेंस के सेक्टर में, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बाहर, जो हमारी डिपेंडेंसी रहती थी। आज का हम मेडिकल के फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा हम दुनिया में जो है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हम डिपेंडेंट थे बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होती जा रही है, जिस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस सारी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि आवश्यक है कि यूथ को रिटेन करना चाहिए, हमको यहीं पर प्रयत्न करने चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, यूथ अगर बाहर जा कर के काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी इस तरह की कोई बुरी बात नहीं है, और जा ही रहे हैं, यूथ जा रहे हैं। लेकिन जो पंजाब का प्रचलन बना था, तो मुझे लगता है कि वो एक स्वस्थ नहीं रहा। राइट। वो अलग तरह से बाहर चले जाना, और अभी जो अमेरिका ने सरकार बदलने के बाद वहाँ पर जो फैसले लिए, राइट, वो अच्छे फैसले नहीं नहीं रहे है। पंजाब के हित में। जो लोग गए थे इसी देखा देखी में, भाग दौड़ में चले गए थे, उनको वापस भेज रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि उस सारी चीज़ से परहेज करना चाहिए। राइट सर। जैसे सर आपने अभी टूरिज़्म सेक्टर की बात करी कि टूरिज़्म सेक्टर में बहुत स्कोप है, बहुत कुछ करा जा सकता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा सकती है। बट सर अभी हम जो ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं कि अब बर्फ़ यहाँ पे मार्च में पड़ रही है, जनवरी में बर्फ़ का नामो निशान नहीं है, या इतने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं जो क्लाइमेट चेंज में। तो अगर टूरिज़्म सेक्टर और बढ़ता है, या हम वो ओवर कंस्ट्रक्शंस करे जा रहे हैं क्योंकि अब टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए होटल्स भी चाहिए, या ये एयरबीएनबीज हैं, तो सर ये क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करेंगे? इस सब के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएंगे? देखो, मैं तो एक चीज़ को लेकर के मानता हूँ कि नेचर जो है वो अपना काम करेगा। राइट। उससे हमको सीखना है कि जिस प्रकार के हैफजेड कंस्ट्रक्शन, अनप्लान्ड सारे हमारे जो काम रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों पर तो हमको अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ प्रकृति ने दिया है, और अगर नेचुरली आप प्रकृति के साथ अच्छा नहीं करेंगे
तो उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है जब ये फ्लैश फ्लड्स वगैरह आते हैं, नुकसान होता है। और क्लाइमेट चेंज एक एक ये तो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। पूरे देश भर में, दुनिया भर में इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो उन आने वाले समय में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कहता हूँ कि जो टूरिज़्म का सेक्टर है हमारा, उसको सेफ और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए वो क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को लेकर के करना चाहिए। वो समय आ गया है। हम रूटीन में चीज़ों को लेकर के यहाँ ढाबा खोल दिया, यहाँ होटल खोल दिया, यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी चीज़ से नहीं। प्लानिंग के साथ हो, चीज़ें बेहतर हों। और अगर ऐसी सारी इवेंचुअलिटीज़ आती हैं, ऐसी घटनाएँ घटित होने की संभावनाएँ आती हैं, तो उसमें उन चीज़ों का सामना करने की स्थिति में भी हम रहें, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली सर। सर, हमने यूथ की बात करी, उनका जो प्रॉब्लम है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा आपने कहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कॉम्पिटिशन है, डेफ़िनेटली है। इस सब के बाद सर अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है सब्सटेंस अब्यूज़, जो ये हम न्यूज़पेपर में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि कोई आर्टिकल ना आए कि आज यहाँ पे ये कुछ पकड़ा गया, कुछ अलग तरह का नशा, कहीं पे ये पकड़े गए, कुछ केमिकल्स पकड़े जा रहे हैं। सर, अब इस प्रॉब्लम का आपको क्या लगता है, सल्यूशन कैसे हो सकता है? बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं इसलिए ये कर रहे हैं, या फिर ये सब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती अभी सामने आई कुछ वर्षों में ही। राइट। पहले ये सारी चीज़ें उस तरह की नहीं होती थी। अब हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी क्या, सबसे बड़ी चुनौती होते जा रही है। राइट, राइट। अभी के दौर में हम इस हालात को देख रहे हैं कि जितनी मौतें हमने कोविड के दौरान नहीं देखी थी, जो ये होता, तो उसी तरह की मौतें आज ओवरडोज के कारण, नशे के सेवन में ओवरडोज से हो रही हैं। जो रिकॉर्डेड डेथ है वो तो एक आंकड़ा है, लेकिन अनरिकॉर्डेड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और स्वाभाविक रूप से इसमें एक यूथ का फ्रस्ट्रेशन, यूथ को जो है वो गलत दिशा में ले जाने के लिए बहुत सारी ऐसी भी एजेंसीज हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, उनको सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। और ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में ये घटनाएं अदा सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी। और पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर हमारे स्टेट हैं, उनके साथ मिलती थी। लेकिन अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो चिट्टा पहुंचना, वहाँ पर इसका सेवन करना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में आवश्यकता यह है कि सरकार को सारे काम को एक तरफ रख करके सारे काम चलते रहें, लेकिन इसको अभियान के रूप में लेना चाहिए। अवेयरनेस कि इससे भला किसी का नहीं होगा, इससे नुकसान होगा, जनरेशन तबाह होगी आने वाले समय में। और उसके साथ साथ में, अवेयरनेस के साथ साथ में, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन के बिना ये संभव नहीं हो सकता। नहीं तो मैं देखता हूँ कि इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं जो हम, क्योंकि सोशल स्टिग्मा होता है इसका। किसी घर में कोई बच्चा जो है नशा का सेवन करता है तो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी कि नशे को ना कहना, ये एक शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। ये मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे सामने यही है, जिसको गंभीरता से लड़ने की ज़रूरत है। सर, क्या इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी कुछ नेबरिंग स्टेट्स की सिचुएशन बहुत ख़राब पास्ट में रह चुकी है, तो क्या ये हम भी उसी ओर जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ उस बात को। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, जब मैंने पहली बार जो होम डिपार्टमेंट का रिव्यू किया था, तब उस वक्त मुझे बड़ा हैरानी करने वाला एक आंकड़ा हमारे सामने आया कि जो नशे के केस में जो लोग, जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, जो जेल के अंदर हैं, उसमें हिमाचल के लोग कम हैं, लेकिन एडजॉइनिंग स्टेट के ज़्यादा हैं। जिसमें पंजाब के लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, हरियाणा के लोग थे, दूसरे स्टेट के लोग थे। जब हमने इस बात को देखा कि भाई ये नंबर इस प्रकार से कैसे है बाहर के स्टेट के, तो मालूम पड़ा कि ये लोग पैडलर्स हैं, ये लोग धंधे के रूप में इसको ले रहे हैं। ये लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि अमीर होने का ये सबसे सरल और जल्दी का एक माध्यम है, तरीका है, तो इसलिए इसका सेवन करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, वो धंधे के रूप में इसमें आ जाते हैं। और फिर उसके बाद अब एडिक्शन जिसको हो जाता है, तो वो एक चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि
कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम हिमाचल को बचाएं और प्रदेश को बचाने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार के कदम उठाने से भी काम नहीं होगा, लेकिन जनता को भी इसमें आगे आना पड़ेगा अवेयरनेस की दृष्टि से, और जनता को आगे आकर के ला करके तभी संभव है हम जब हम नशे को रोक सकते हैं। राइट राइट, डेफिनेटली सर। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, यूथ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसके पास कुछ करने को नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेस में या बहुत सारी चीज़ें हैं इस वजह से ये कर रहा है। तो क्या सरकार को यूथ का मेंटल स्टेट को भी मेंटेन करने के लिए कोई स्टेप्स उठाने चाहिए? निश्चित रूप से ये आवश्यकता है आज की तारीख में। ये कारण तो ये है कि फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ में परिवार के साथ कनेक्ट कम होना, संस्कार के साथ हमारा जुड़ाव नहीं होना। पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यही होता था, जो भी बच्चे करते थे परिवार को जानकारी होती थी। राइट। आज स्थिति ऐसी हो गई कि परिवार को जानकारी ही नहीं है बच्चा क्या करता है, बच्चा कहाँ जाता है, किस संगत में है, किसके साथ जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि संस्कार के रूप में भी जो है हमसे छूटी हुई है। और जब संस्कार इस तरह से छूटते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका इम्पैक्ट आता है। उसका ये आप देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ की चीज़ें हैं, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत है। आज बच्चा बैठा है, छोटा बच्चा है, लेकिन वो मोबाइल में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसे मालूम नहीं, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। परिवार के सारे सिस्टम में जिस प्रकार से एक कनेक्ट होता था, वो कनेक्ट टोटली मिसिंग है। 5 परिवार के लोग एक जगह बैठे हैं, लेकिन पांचों जो है मोबाइल पर हैं और आपस में संवाद ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी सारी चीज़ें इसके लिए दोषी हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन यूथ की और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर संस्कार हों तो ये रोकती हैं इन चीज़ों से, गलत आदतों से, गलत चीज़ों से रुकावट। संस्कार मजबूत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आई थिंक सर ये क्वेश्चन मेरा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट आपके आइडल कौन हैं? आज की तारीख में मैं मोदी जी को ऐसे मानता हूं कि उनसे सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को। और जितना सख्त वो दूसरे के लिए है, उससे ज़्यादा सख्त वो अपने लिए है। कठोर नियम हैं, आपके लिए भी हैं तो मेरे लिए भी हैं। मैं भी पालन करूंगा और पूरा पालन करूंगा। और जो जीवन में पारदर्शिता उनके है, तो वो वही एक ताकत है। अन्यथा इस सारी चीज़ में आज के राजनीतिक गिरते स्तर में किसी के ऊपर आरोप लगाते रहना, लेकिन लोग ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना मानने के लिए तैयार हैं। सारे आरोप खारिज करते हैं, भरोसा फिर मोदी जी पर करते हैं। जिसकी वजह यह है कि उनका जीवन, उनके जीवन की शैली, जीवन की पद्धति और काम करने का विज़न, ये सारी चीज़ों को लेकर के हमको प्रेरणा देता है। अगर आपको कोई एक मैसेज देना हो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से यूथ को या उनके पेरेंट्स को या अभी गवर्नमेंट को, किसी को भी, तो आप वो मैसेज क्या देना चाहोगे? देखिए, आज के दौर में तो मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसका महत्व भी सबसे ज़्यादा है, और वो संदेश कि जिस तरह से हम इन दिनों में नशे का प्रचलन बढ़ते हुए देख रहे हैं और नौजवानों को सड़कों पर रेंगते हुए देख रहे हैं, सचमुच में दिल को दहलाने वाला है। मैं मानता हूं कि कैरियर से जुड़ी हुई चीज़ें, आजकल बेरोज़गारी का और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन हो सकती है यूथ में, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि उससे बाहर निकलने के लिए आप ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दें जिससे आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, सारी जनरेशन तबाह होती है। ये स्थिति अगर आई है तो हमारे संस्कार में कमी आई है। और संस्कार कहाँ से मिलते हैं? परिवार से मिलते हैं। जो इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं वहाँ से मिलते हैं। ये हम सबका दायित्व बनता है, परिवार में भी, और जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए बच्चों को भेजते हैं, जहाँ उनके भविष्य के लिए अच्छी कल्पना हम करते हैं, वहाँ सबका भी दायित्व बनता है, जो टीचर कम्युनिटी है, कि संस्कार रहित पढ़ाई जो है, मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। अगर गलत काम करने की बात कोई सोचता भी है
तो उसको रोक सकता है तो संस्कार रोक सकते हैं, जो हमारी भारत की संस्कृति है। तो मुझे लगता है उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। आओ हम इस बात को लेकर के तय करें कि नशे को ना कहने की आदत हमको स्वयं से शुरू करनी होगी, और परिवार से, समाज से, और तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आज की एक बहुत बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना सब मिल करके करें, सिर्फ इतना ही बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई रियली विश कि आपका ये मैसेज हर एक जन तक जाए, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस थैंक यू। पॉडकास्ट थैंक विद यू। अस। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू।